Hi everyone, welcome to India's first video note series YouTube channel. I hope you all are doing well. And how's the weather today? Is everyone enjoying the weather? Okay. सो ये सीरीज़ हमने आपके लिए डिज़ाइन की है जिसमें सारे बी फार्म के बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड हैं। जाकर चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट करो, अपने सब्जेक्ट्स और टॉपिक अपनी नीड के हिसाब से पढ़ो या जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ो। और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज सब्जेक्ट दैट इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री। और ये आपका पहला सब्जेक्ट है, 4th सेमेस्टर में ही स्टार्ट होता है। सो पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या है। वैसे इसका एक निकनेम भी है जिसको मेडकेम करके बोलते हैं कि आपका मेडकेम हो गया, मेडकेम पढ़ रहे हैं हम। ओके, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। वैसे इसमें क्या होगा, ये मिक्सचर है। जैसे आपके नमकीन आती है ना, उनमें मिक्सचर्स अवेलेबल होते हैं, ऐसे ही ये आपका मिक्सचर है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री का वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट इंटरसेक्शन है हमारे केमिस्ट्री का। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प आउट करेगा मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें, चलो मेडिसिनल केमिस्ट्री तो छोड़ो, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब बेसिकली जो स्पेशली ये फोकस करता है वो आपके सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करेगा। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी फार्माकोलॉजी। इसी सेमेस्टर में आपका फार्माकोलॉजी भी स्टार्ट होने वाली है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम इन दोनों को क्या करेंगे ना, देखो पढ़ने का पैटर्न यही है, आप मेडकेम और कोलॉजी को साथ चलाओ। ऑलवेज रिमेंबर, इन दोनों को साथ में रखकर चलाओगे तो बहुत इजी हो पाता है। आपके दो सब्जेक्ट साइड बाय साइड या लाइक साइमल्टेनियसली वो कंप्लीट होते रहेंगे। यही इसका पैटर्न है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट अ बिग थिंग कि मेडिसिनल केमिस्ट्री पता नहीं दुनिया का कौन सा हम अजूबा पढ़ने वाले हैं, नहीं, यही है। अब इसमें सब चीज़ों का योगदान है। अगर आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो इसमें आपने जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हो बायोकेमिस्ट्री, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कंट्रीब्यूशन हमारे बायोकेम ने भी किया है इसमें। आपकी जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री होती है वो भी कहीं ना कहीं कुछ इसमें चैरिटी करी है उसने भी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में। देन आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसने भी कहीं ना कहीं कुछ तो दिया है। इसीलिए मेडिसिनल केमिस्ट्री आप ऐसा समझिए हमारा कोर हो सकता है, कोलॉजी हमारा कोर हो सकता है फार्मेसी का। बट ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। कोलॉजी को सुटिक्स भी तो है, केमिस्ट्री भी तो है, एनालिसिस भी तो है, कोग्नोसी भी तो है, एवरीथिंग इज़ देयर। बट मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर थोड़ा सा बात करें तो ये आपका किस में हेल्प करेगा, डिस्कवरी में। कोई भी आपका न्यू सब्सटेंस है उसके लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री ज़रूरी है। डिस्कवरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमें समझने के लिए न्यू सब्सटेंस को, और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, एट द एंड अपने मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे एज अ मेडिसिन करके, ठीक है। यही हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोर है। ये इसीलिए इतना लंबा चौड़ा आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कंफ्यूज मत होना कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होता क्या है। मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा मिक्सचर है, एक प्रॉपर मिश्रण है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। और अगर यहाँ आपने इसमें अच्छे से कर लिया, देन आप कोरिलेट करोगे, कोरिलेट करके पढ़ोगे तो अदर सब्जेक्ट्स भी बहुत बेटर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से जाएंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और ऊपर से डरने की बात क्यों नहीं है, फर्स्ट होप है आपके इस पास, तो क्या हो गया, फर्स्ट होप कराएगा सब कुछ, नोट्स देगा आपको, एक्सप्लेनेशन देगा, पढ़ाएगा, सब कुछ कराएगा। सो नो नीड टू फियर व्हेन फर्स्ट होप इज हियर। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर अगर ये चीज़ नहीं पता देन यू आर इन ट्रबल माय डियर। ओके, नोट्स पे चलते हैं। नोट्स पे हम इसलिए मूव करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका कोई भी टॉपिक छूटे सिलेबस से। आपका कोई टॉपिक छूटेगा, आप मार्क्स नहीं करोगे स्कोर और मुझे बुरा लगेगा। आई विल फील बैड
आई विल नॉट बी हैप्पी कि आप मार्क्स स्कोर नहीं करोगे, क्योंकि नॉलेज के साथ अगर नॉलेज है मार्क्स अपने आप आएंगे। सो डरने वाली बात नहीं है, ये एग्ज़ाम फोबिया और ये निकाल दो, पढ़ोगे अच्छे से तो मार्क्स स्कोर करोगे। सो चलो बहुत हो गया आज का ज्ञान, इतना ज्ञान तो सही है, शायद थोड़ा मोटिवेट हो जाओ तुम। देन लेट्स मूव टू आवर नोट्स पार्ट। उसमें हम अपना इंट्रोडक्शन पूरा केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो कवर करेंगे। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आई डोंट थिंक मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है, इतना मैंने आपको बताया है, उससे तो आप लोग प्रो हो गए हो कि हाँ भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है। अब ये सारा इंट्रोडक्शन ये आपको पता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आनी हैं, कैसे होता है। अब आपका ड्रग डिज़ाइन है। अब ड्रग डिज़ाइन ऐसे समझो, अगर कोई भी न्यू सब्सटेंस को डिज़ाइन किया जाए, उसको बनाया जाए, तो वो कैसे होता है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके, कुछ फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट बेसिक है जिसके ऊपर हमारा ड्रग डिज़ाइन डिपेंड करता है, और वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आपको अपनी ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं यार हम ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, तो उसका आंसर यहाँ है। हम ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ते हैं, जो भी एक्टिविटी हमारी ड्रग देती है वो सिर्फ कुछ कंपाउंड का किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर लगने की वजह से होता है, उसका इफेक्ट उसकी वजह से आता है केमिकल स्ट्रक्चर में, जो उसकी पोजीशन होती है। आप ये चीज़ सार और बाद में भी पढ़ोगे, और जो यूनिट्स हैं हमारी उसमें भी कवर करेंगे, देन आपको समझ आ जाएगा कि हम सार में एग्जैक्टली पढ़ते क्या हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर को जानेंगे, कैसे किस पॉइंट पर हमारे स्ट्रक्चर पे कुछ अटैचमेंट्स हुई हैं, उसके बेसिस पर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब जो इंट्रैक्शन होगा, आपका स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा भी अप डाउन है, इसलिए हमें समझना है कि वो हमारे बायोलॉजिकल टारगेट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, उसके जो इंट्रैक्शन है उसको खराब कर सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा फार्माकोफोर डेवलपमेंट। अब आपको अपने ड्रग मॉलिक्यूल के कुछ एसेंशियल फीचर्स इसीलिए पता होने चाहिए क्योंकि वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका ड्रग स्ट्रक्चर, आपका ड्रग मॉलिक्यूल कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल टारगेट से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, देन इट्स यूजलेस, कोई फायदा नहीं है, वो ड्रग मॉलिक्यूल बेकार है। देन आपका एडीएमई काइनेटिक्स, जो काइनेटिक्स है उससे आप अब देखो काइनेटिक्स एडीएमई की बात होगी तो आपका कहाँ जाएगा, फार्माकोलॉजी में। ये मैं फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको देखा होगा। फार्माकोलॉजी के 4 पिलर्स हैं, दैट 4 पिलर्स कम्स इन काइनेटिक्स, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म और एट द एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, राइट, ये सब आपको पता है। अब इससे क्या होगा, आपकी ड्रग की क्या एफिकेसी है, क्या सेफ्टी है। मतलब अगर आपकी बॉडी में ड्रग गई है, आपने उसको एडमिनिस्टर किया है, देन उसके जाने के बाद आपकी बॉडी उसके साथ क्या करती है, देन आपका जो ड्रग है वो किस तरीके से एक इफेक्टिव नेचर बोल दो आप, या एफिकेसी प्रोवाइड करता है सेफ्टी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो ड्रग टॉक्सिक हो जाए। फिर मेडिसिनल एजेंट्स कितने टाइप्स के हैं, एक तो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल जो केमिकल कंपाउंड ऑफन ओरली एक्टिव बोलते थे, बायोलॉजिक्स में आपकी एंटीबॉडीज आ जाती हैं, आप लोगों ने सुना होगा एंटीजन, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सारे हमारे मेडिसिनल एजेंट बायोलॉजिक्स में आती हैं। अब प्रोड्रग वो ड्रग होती है या ऐसा सब्सटेंस जो पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में है, आपने उसको लिया, वो एक्टिवेट नहीं है, जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा वो मेटाबोलाइज हो जाता है एक्टिव ड्रग में, बॉडी के अंदर ही एक्टिव फॉर्म में आएगा, बॉडी के बाहर वो इनएक्टिव सब्सटेंस है। आउटसाइड प्रोड्रग हमारी कुछ नहीं करती। ठीक है, रिमेंबर प्रोड्रग याद रखना क्या होता है। देन कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम यूज करते हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है। अब इससे क्या होगा, ये हेल्प आउट करती है कि जितना जल्दी सिंथेसिस होगा ज़्यादा कंपाउंड्स का, उनकी स्क्रीनिंग कर पाएंगे। मतलब कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री आप ऐसे समझिए कि रैपिडली सिंथेसिस हो रहा है, बहुत जल्दी सिंथेसाइज हो रहे हैं ज़्यादा नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स स्क्रीनिंग के लिए। फिर आपका कैड है,
कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में कैड में हम कंप्यूटेशनल टूल्स यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे ड्रग का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा हम प्रिडिक्ट कर सकें, उसको मॉडल कर सकें किस तरीके से। अच्छा, कभी किसी ने थोड़ी सी अगर मूवीज़ देखी हैं, अगर फिल्म्स देखी हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा आपने देखा होगा कोई जीन पे वर्क कर रहा है, कोई ड्रग पे वर्क कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो कंप्यूटर्स में दिखाते हैं, लैपटॉप उनका कंप्यूटर रहता है स्क्रीन पे, उसमें वो क्या करते हैं, ड्रग्स में चेंजेस करके देखते हैं। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को यहाँ लगा के देखते हैं तो क्या रिएक्शन आएगा, क्या एक्शन आएगा, क्या एक्टिविटी शो होगी, वो सब आपके कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में आ जाता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वहाँ थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा यहाँ चेंज हो सकता है। फिर और टेक्निक्स भी हैं जैसे मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है, ड्रग डॉकिंग है, उससे ये पता चलता है कि आपका ड्रग कैसे जाके बायोलॉजिकल टारगेट से बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद क्या एक तरीके से एक्टिविटी शो करेगा। राइट तो ये हमारी एडवांसमेंट आ चुकी है, कुछ टेक्नोलॉजीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमें पता होना चाहिए अगर हमें अप टू डेट रहना है तो। देन चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, क्या आज के टाइम पे क्या चैलेंज आ रहा है, देन उसके बाद फ्यूचर में एज इन हम इसको कैसे मूव कर पाएंगे, फ्यूचर डायरेक्शंस क्या मिल सकती है हमें इनसे। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, मतलब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ या कैंसर को ट्रीट करने के लिए आपको ये पता है आज के टाइम पे हमारा जो बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन है वो रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर दिया है कि भाई मैं नहीं मरूंगा इससे अगर तुम इसको ज़्यादा खाओगे। अगर कुछ लोग ना ज़्यादा मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स लेने लगते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्ट करने लगता है, तो उसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ पर्सनलाइज मेडिसिन है उनको कि लाइक कोई पर्सन है, किसी की कोई जेनेटिक प्रोफाइल है या कोई इंडिविजुअल पर्सन के पास कुछ डिफरेंट है तो उसके हिसाब से ड्रग को डिज़ाइन किया जा सकता है, उसको टेलर किया जा सकता है। देन वो आता है आपका पर्सनलाइज मेडिसिन में। फिर सस्टेनेबिलिटी क्या है ड्रग डेवलपमेंट में, अगर डिज़ाइन किया जाए कोई भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सिंथेसिस है तो उस प्रोसेस से वेस्ट और पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। एथिकल कंसिडरेशन, अब देखो एथिक्स हर जगह है, आपकी पर्सनल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, सेम वैसे ही आपके लाइक ऑक्यूपेशन में, स्टडीज़ में, हर जगह एथिक्स होते हैं। तो एथिकल कंसिडरेशन कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि जैसे ड्रग डेवलपमेंट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस टाइम क्या एथिक्स होने चाहिए। सबसे पहले तो क्लिनिकल ट्रायल्स में समझते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल ये मेक श्योर करें कि जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट है उसके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, साथ ही साथ वो सेफ रहे। ठीक है, ये क्लिनिकल ट्रायल में होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं क्लिनिकल ट्रायल में कि कंसेंट लेना ज़रूरी है, उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में, नॉट ओनली एडवांटेज के बारे में या डिसएडवांटेज, प्रोस कॉन्स, हर चीज़ उसको बतानी है, तो वो एथिक्स में आ जाता है। एक्सेस टू मेडिसिन, अब जो फार्मास्यूटिकल प्रॉफिट है, नीड फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन, तो वो चीज़ थोड़ा सा बना रहे कि ईजीली जो पेशेंट है उसको एक्सेस मिल पाए, उसको यूज़ करने का, मेडिसिन को, हेल्थ केयर सिस्टम को यूज़ करने का। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, अब ये ना हम बहुत बार पढ़ते हैं, अभी देखो यहाँ पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये आप एनालिसिस में भी पढ़ोगे, सुटिक्स में भी पढ़ोगे, तो एक बार पढ़ के समझ जाओ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हो चुके हैं। थोड़ा बायोलॉजी और केमिस्ट्री की थोड़ी सी डीपर नॉलेज थोड़ा सा आ जाएगा इसमें। अर्ली हिस्ट्री में क्या होता था, पहले के समय में मेडिसिनल प्रैक्टिस की जाती थी, जैसे इजिप्ट है हमारा, चाइना है और इंडिया है, तो ये क्या किस पे रिलाई करते थे, ये नेचुरल प्रोडक्ट पे रिलाई करते थे कि हर्ब्स पे रिलाई करेंगे हीलिंग के लिए। हीलिंग प्रोसेस होता था इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे मेडिसिनल प्रैक्टिस की जाती थी। एल्काइमी टू केमिस्ट्री, फिर मिडीवियल एल्काइमी आई जिससे एक मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन दिखनी शुरू हुई। अब उसमें कंपाउंड का एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, ये सब एल्काइमी टू केमिस्ट्री में आने लगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े आपकी 18th और 19th सेंचुरी में, वहाँ मॉडर्न केमिस्ट्री में आपका आइसोलेशन करने लगे कि हम जो एक्टिव, हमें ना कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को फाइंड आउट करना था कि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसको आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो मॉडर्न केमिस्ट्री में ये हुआ, जैसे आपका मॉर्फिन है, मॉर्फिन को ओपियम से एक्सट्रैक्ट आउट, आइसोलेट कर लिया गया 19th सेंचुरी में। ऑलवेज रिमेंबर कि क्या एग्जाम्पल हैं जो हमारे इसको सपोर्ट करेंगे, एविडेंसेस क्या है। टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे आपका सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वो सिंथेटिक ड्रग्स पे शिफ्ट हो गए। उन्होंने देखा कि या इट्स टाइम टू मूव, तो उन्होंने शिफ्ट किया सिंथेटिक ड्रग्स पे नेचुरल से। जैसे कि आपका फेलिक्स हॉफमैन सिंथेसिस था एस्प्रिन का बेयर्स में, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत थी, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। वो तो आपको ज़िंदगी में भी बदलती दिखेंगी, आपकी ज़रूरतें बदलेंगी, आपकी ख्वाहिश, चीज़ें सब बदल जाएंगी। सेम वैसे ही हमारे टाइम पे नेचुरल प्रोडक्ट जब हील करने में बहुत टाइम लगने लगा था एंड मॉर्टेलिटीज़ बढ़ती गई थी, उसको क्योर करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए वो मूव करने लगे, शिफ्ट हुआ सिंथेटिक ड्रग्स पे। फिर आपकी सल्फर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स आ गई। सल्फर ड्रग आपकी 1930s में आई थी और पेनिसिलिन आपकी 1940s में आई थी। अब जब ये आने के बाद एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था। तो रिवॉल्यूशनाइज्ड होने के बाद जितने भी डिजीज़ ट्रीटमेंट होते थे, इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रीटमेंट, उनमें थोड़ी सी ईज़ आ गई थी, मतलब थोड़ा सा आसानी हो गई थी एंटीबायोटिक की वजह से, सल्फर ड्रग्स की वजह से। तो ये डिस्कवर हुआ था हमारा लेट थोड़ा सा 20th सेंचुरी में, तो तब इसको यूज़ किया गया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 डेवलपमेंट। अब वर्ल्ड वॉर 2 डेवलपमेंट में आपका राइज ऑफ बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब बायोटेक इज बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज़ करके बायोलॉजिक्स ड्रग को डिज़ाइन किया गया, एडवांसेस आ गए कि हमने मॉलिक्यूलर बायो को यूज़ करके बायोलॉजिक ड्रग्स बनाई, जैसे आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। तो ये आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई थी बायोटेक में राइज। फिर कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री था जो 1980s में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें सिंथेसिस होने लगा था लार्ज कंपाउंड लाइब्रेरीज़ का। और जब ये होने लगा था लार्ज कंपाउंड लाइब्रेरीज का, तो आपकी ड्रग डिस्कवरी जो थी वो एक्सलरेट होने लगी, अच्छे से काम करने लगी, बढ़ने लगा भाई, ड्रग में डिस्कवरी होने लगी। रीसेंट एडवांसेस, आज के टाइम पे क्या एडवांसेस है, आपका जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स है, कैड आ गया, पर्सनलाइज मेडिसिन है, ग्रीन केमिस्ट्री है। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब वेस्ट को कम करने के लिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। अब आयनाइजेशन है हमारा, तो आपका जो मॉलिक्यूल है, आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका मॉलिक्यूल गेन, ऑलवेज रिमेंबर, गेन और लूज या लूजेस प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन की बात हो रही है कि आपका जो मॉलिक्यूल है आयनाइजेशन में या तो गेन कर सकता है प्रोटॉन को या लूज कर सकता है प्रोटॉन को, और जिसकी वजह से ही आपका क्या होगा, एक चार्ज आयन स्पीशीज फॉर्म होगी या चार्ज स्पीशीज फॉर्म होगी, क्योंकि ये आपका गेन एंड लूज कर रहा है प्रोटॉन। अब एक्सटेंट है आयनाइजेशन का, वो डिपेंड करता है पीके कंपाउंड पे और पीएच ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक पीके और एक पीएच पर। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। भाई क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है, कोई ये चीज़ बताओ कि अगर ADME है आपका, वो क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ड्रग के साथ बॉडी में एंटर करने के बाद या एडमिनिस्टर होने के बाद क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ड्रग के एब्जॉर्प्शन में आपकी जो नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा जल्दी से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं या बहुत आसानी से क्रॉस करती हैं, क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर से, देखो हमारी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी है, वो भी कहीं ना कहीं लाइपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक नहीं है। तो उस हिसाब से हमारी जो नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को जल्दी अच्छे से क्रॉस कर पाती हैं। अब आयनाइज्ड ड्रग जो होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, एक्वस फेज में रहती हैं, बट वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी बैरियर को। बायो अवेलेबिलिटी है, जो आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड का रेशियो है उसी से आपकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी पता चलती है। अगर वीक एसिड है तो वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है आपके स्टमक में, और वीक बेस है तो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा इंटेस्टाइन में। तो उसी के बेसिस पर ड्रग बनाई जाती है कि अगर हमको ड्रग को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराना है तो हम उसे वीक बेस से बनाएंगे।
और अगर हमें स्टमक में कराना है तो वीक एसिड से, क्योंकि अगर हम उसको वीक एसिड से बना देंगे और हमें एब्जॉर्ब कराना है इंटेस्टाइन में तो वो पहले ही स्टमक में डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है, पीएच की वजह से वो पहले ही डिग्रेड हो जाएगी। इससे बेटर है हम उसे वीक बेस का बनाएं जो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब करे जहाँ पे उसकी नीड है। तो इसलिए बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी जो आयनाइज ड्रग है वो ज़्यादा सॉल्युबल है ब्लड में कंपैरेटिवली आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में, वो क्रॉस ही नहीं कर पाती ब्लड ब्रेन बैरियर को, बहुत लेस लाइटली क्रॉस कर पाती हैं। अब जो आयनाइज ड्रग है वो ज़्यादा आसानी से किडनी से एक्सक्रीट आउट होती है क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी से रीनल ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब होती हैं, रीएब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। थोड़ा सा आयनाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बायोलॉजिकल एक्शन पे। फॉर एग्जांपल आपका एस्प्रिन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो एक वीक एसिड है जिसका pKa 3.5 रहता है, वो मोस्टली नॉन आयनाइज्ड है। अब नॉन आयनाइज्ड है किस में, एसिडिक स्टमक में, और उसके साथ एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। बट ये हाउएवर ये सोचना चाहिए कि जो एल्कलाइन इंटेस्टाइन है वहाँ आयनाइज होने के बाद एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है अगर वो इंटेस्टाइन में जाके आयनाइज हो तो। सेकेंड है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि आपकी ड्रग एक गिवन सॉल्वेंट में किस तरीके से डिसॉल्व हो रही है, और वो ड्रग आपका सॉल्यूट भी मान सकते हो कि आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट गिवन सॉल्वेंट में कितनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो रहा है, वो सॉल्युबिलिटी में आता है। जैसे आपका वाटर, लिपिड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ड्रग जो है वो आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड में डिसॉल्व हो जाती है एब्जॉर्ब होने से पहले और उसके इफेक्ट होने से पहले। देखो, एब्जॉर्प्शन से पहले ही डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन होता है, ये हमें पता है। तो सेम वही है, ड्रग सबसे पहले बायोलॉजिकल फ्लूइड में डिसॉल्व होगी, देन ही वो जाके एब्जॉर्ब होगी और उस अपना इफेक्ट शो करेगी। ड्रग एक्शन में देखो, ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, आपकी ड्रग फॉर्मुलेशन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये ड्रग एक्शन में इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कुछ नहीं होगा। कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है, जैसे आपकी ड्रग है उसकी पोलैरिटी क्या है, पीएच डिपेंडेंस कितना है, पार्टिकल साइज, सॉल्ट फॉर्मेशन, ये आ जाएगा। पोलैरिटी जितनी ज़्यादा पोलर ड्रग होगी वो उतनी जल्दी डिसॉल्व होगी वाटर में, बट लिपिड में नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो लेयर है फिर क्रॉस नहीं करेगी बैरियर को, क्योंकि वो क्या है, वो तो लिपिड बाइलेयर से बना है ना, इसीलिए। वीक एसिड एल्कलाइन मीडिया में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, वीक बेसिस आपके एसिडिक एसिड या एसिडिक मीडिया में ज़्यादा अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। पार्टिकल साइज देखो, स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी से डिसॉल्व होता है। हम नैनोटेक में यही यूज़ करते हैं, नैनोटेक फॉर्मुलेशन है, वहाँ पे पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल रहता है। सॉल्ट फॉर्मेशन में आपका ड्रग एक फॉर्मुलेशन बनाएगा किसे, एज अ सॉल्ट, जिससे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ पाए। ये फैक्टर्स हैं जिससे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। आपकी लाइपोफिलिक ड्रग हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं, तो जो लाइपोफिलिक है वो सॉल्युबिलिटी में कम होता है, बट लिपिड सॉल्युबिलिटी उनकी अच्छी होती है, जिसकी वजह से हाई ब्रेन पेनिट्रेशन हो पाता है। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जैसे आपकी वाटर में डिसॉल्व तो हो जाएगी, बट परमेबिलिटी नहीं है उसमें मेम्ब्रेन की, तो वो इसके लूप होल्स हैं दोनों के। अब एक्वस सॉल्युबिलिटी है, लिपिड सॉल्युबिलिटी है, कि एक्वस सॉल्युबिलिटी में कितने अच्छे से आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, ये एक्वस सॉल्युबिलिटी में आता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी आपका लाइपोफिलिसिटी भी है, जिसका मेम्ब्रेन परमेबिलिटी अफेक्ट होता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट होता है। पार्टीशन कॉफिशिएंट एक रेशियो है ड्रग की सॉल्युबिलिटी दूसरे, लाइक दो इमिसिबल लिक्विड में, ऐसा बोलो आप। लिपिड जैसे ऑयल हो गया और वाटर, इन दोनों का एक दूसरे में किस तरीके से सॉल्युबिलिटी आएगी, देन उसका क्या रेशियो होगा, वो हमारे पार्टीशन कॉफिशिएंट में आता है। पार्टीशन कॉफिशिएंट को हम log P भी मानते हैं, जो क्वांटिफाई करता है आपके लाइपोफिलिसिटी में। अगर log P ग्रेटर देन 3 हुआ तो वो लाइपोफिलिक है, मतलब फैट सॉल्युबल है, और log P लो हुआ तो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर सॉल्युबल। ऑप्टिमल लॉग रहा 1 to 3 के बीच में, तो गुड बैलेंस है उसका सॉल्युबिलिटी में भी और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में, इजीली वो सॉल्युबलाइज भी हो सकता है और परमेबल भी है मेम्ब्रेन में। इंपॉर्टेंट ड्रग एक्शन में आपका एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। लाइपोफिलिक ड्रग जो है मेम्ब्रेन को पास कर लेगी इजीली, देन वो एब्जॉर्प्शन के लिए चली जाएगी। ब्लड ब्रेन बैरियर में सिर्फ लाइपोफिलिक ड्रग्स जो हैं वो ही आपका ब्लड ब्रेन बैरियर इफेक्टिवली क्रॉस कर पाती हैं।
प्रोटीन बाइंडिंग, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारे इंपॉर्टेंस यूजेस हैं किसमें, ड्रग एक्शन में। देन आपका एग्जाम्पल हाई लॉग, लो लॉग, ये डिपेंड करता है कि पेनिट्रेशन कैसा होगा। हाई लॉग है तो वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा ब्रेन में, बट लो लॉग होगा पी तो पुअर सेल मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन होगा, परमेबिलिटी कम है, पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। देन आपका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी सेम वही बता रहे हैं क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरेंस किस तरीके से होगा। अब जैसे जो हाईली लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो फैटी एसिड में एक्यूमुलेट होती हैं फैटी टिश्यूज़ में, और वो अपना हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा देती हैं। बट अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की बात करें वो रैपिडली क्लियर आउट होती हैं, वो एकदम से एलिमिनेट होती हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब जो आपके जितने ड्रग मॉलिक्यूल्स रहेंगे वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग होगी आपके जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनके साथ होगी। वो आपके ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। आप जब भी देखोगे ना आपके ड्रग मॉलिक्यूल में मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, उनके साथ जो होगी इनके साथ और बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ नहीं हुई तो क्या होता है, उसकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है। ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ऑलवेज रिमेंबर। अब इंपॉर्टेंस ये है, जैसे ड्रग एक्शन में वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी रहेगी, वाटर सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, वो ड्रग रिसेप्टर का इंट्रैक्शन और अच्छा कर देते हैं, स्टेबिलिटी रहती है, परमेबिलिटी। एक तरीके से अगर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हुए तो वो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कम कर देता है। हर चीज़ में नहीं एडवांटेजेस है, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा तो ड्रॉबैक आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल आपका एंटीबायोटिक्स है तो हाइड्रोजन बाइंडिंग सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा, साथ ही साथ उसकी बाइंडिंग बैक्टीरियल राइबोसोम से अच्छी भी कराएगा। डीएनए बाइंडिंग है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, तो इसलिए अच्छा है। देन है हमारा प्रोटीन बाइंडिंग। अब ड्रग को प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होना ज़रूरी है, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। आपका जो ब्लड स्ट्रीम है तो ब्लड स्ट्रीम में हमारा जो ड्रग है वो बाइंड कर जाएंगे प्लाज्मा प्रोटीन से। अब उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन और एक्टिविटी में अफेक्ट देखने को मिलता है। आपने सुना होगा फ्री ड्रग्स, बाउंड ड्रग्स, तो इसमें क्या होता है, जो फ्री ड्रग्स होती हैं वो एक्टिव रहती हैं और बाउंड ड्रग जो होती हैं एज अ रिजर्वॉयर की तरह काम करती हैं। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होता है जिसमें बाइंडिंग साइट के लिए वो लोग क्या कॉम्पिटिट करते हैं, और जब कॉम्पिटिट करते हैं तो उससे फ्री ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, साथ ही साथ टॉक्सिसिटी भी बढ़ती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में जो हाई प्रोटीन बाइंडिंग है, हाई प्रोटीन बाइंडिंग से हाफ लाइफ बढ़ जाती है, जैसे वॉरफेरिन है हमारा, लाइक टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन से वो बाउंड ड्रग है, सर्कुलेशन में रहेगी। जब अनबाउंड ड्रग रहेगी वो अनबाउंड ड्रग आपकी टिश्यूज में मूव करती है। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी फ्री ड्रग है या आप ऐसे समझिए अनबाउंड ड्रग है, वो क्या करेगी, आपकी मूव कर जाएगी टिश्यूज में, और जो आपकी बाउंड ड्रग रहेगी, बाउंड ड्रग हमेशा सर्कुलेशन में रहेगी, जो बाइंडिंग का कहीं ना कहीं काम कर रही है। रिमेंबर, अब जैसे बाइंडिंग डायनेमिक्स है तो रिवर्सिबल इंट्रैक्शन, क्योंकि ड्रग जो हमारी है बाइंड करती है नॉन कोवेलेंटली, मतलब थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड करेगी, वॉन्डेवल्स के फोर्सेस के थ्रू या आयनिक इंट्रैक्शन जिससे प्रोटीन में होगा उसके थ्रू। इक्विलिब्रियम में बाउंड और फ्री ड्रग का बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका बैलेंस ही अप एंड डाउन हो, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म से वो क्या क्रॉस कर जाती है सेल मेम्ब्रेन को, फिर वो बाइंड करती है टारगेट से, एंड देन उसके बाद मेटाबोलाइज्ड हो जाती है। एग्जाम्पल आपका जो वॉरफेरिन 90% बाउंड है तो वहाँ पे स्मॉल चेंजेस, जो फ्री ड्रग है उससे क्या होगा, लार्ज चेंज आ सकता है इफेक्ट में। आपके फ्री ड्रग में अगर कोई स्मॉल चेंज आता है उससे क्या होगा, लार्ज चेंज दिखाई देगा इफेक्ट में। किस में दिखाई देगा, इफेक्ट में।
देन आपका फेनेंटोइन है वो दूसरी ड्रग से रिप्लेस हो जाता है जिससे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग समझना ज़रूरी है। ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, चार्ज, लाइपोफिलिसिटी, ये कैसे अफेक्ट होने लगती है, हमारे प्रोटीन बाइंडिंग भी एक तरीके से इसको इन्फ्लुएंस कर देता है या उसकी वजह से हो जाती है। देन आपका एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक बाइंडिंग जो है वो प्रोटीन पे वो किस तरीके से है, कॉन्सेंट्रेशन जो ड्रग की है और प्रोटीन की वो भी आपकी बाइंडिंग जो है प्रोटीन बाइंडिंग उसको अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है आपका चिलेशन। चिलेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं ड्रग और मेटल आयंस के बीच में। ठीक है, आपका ड्रग और मेटल आयन के बीच में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसको हम चिलेशन बोलते हैं। चिलेशन क्यों ज़रूरी है? तो ड्रग एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि चिलेशन अगर डाइटरी मिनरल्स के साथ है तो एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ है, कैल्शियम के साथ होगा तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन कम होगा। टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट में वो हैवी मेटल्स को रिमूव कर देते हैं, जैसे आपके लेड, आर्सेनिक हैं तो उनको रिमूव कर देंगे। फिर आपका स्टेबिलिटी, अब चिलेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है फॉर्मुलेशन में। एनहांस और रिड्यूस ड्रग स्टेबिलिटी इन फॉर्मूला, डिपेंड करता है कि कुछ भी ऑल्ट्रेशन हो सकता है, या तो बढ़ा देगा ड्रग की स्टेबिलिटी को या घटा देगा, इंक्रीज और डिक्रीज पे। लाइगेंड कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। एग्जांपल आपका जैसे टेट्रासाइक्लिन और मिल्क है कैल्शियम में तो एब्जॉर्प्शन को कम करता है। डेफ्रॉक्सिमिन है आयन पॉइजनिंग के लिए। फिर आपका जो बायोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक रेलेवेंस है वो मेटल आयन डिटॉक्सिफिकेशन, एंजाइम इनिबिशन, स्टेबिलिटी में आता है कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं कुछ भी लाइक मेटल आयन पॉइजनिंग को ट्रीट करने में। देन बायोआइसोस्टेरिज्म है। बायोआइसोस्टेरिज्म जो होते हैं वो सिमिलर केमिकल ग्रुप्स होते हैं जिनका काम है सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मिमिक करना दूसरे से। आपका सोचिए आपका ए है और आपका एक बी कंपाउंड है या बी ग्रुप है, तो ये सिमिलर केमिकल ग्रुप है, इन दोनों के केमिकल ग्रुप सेम है बट साथ ही साथ ये क्या करेगा, मिमिक करेगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी दूसरे के जैसा। स्ट्रक्चरली सेम है, स्ट्रक्चरल सेम है, उसमें केमिकल ग्रुप्स जो क्या करेंगे, सोचो आपके दो कंपाउंड हैं उनके जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर तो सेम है, अब स्ट्रक्चर सेम होने में इसमें केमिकल ग्रुप भी होगा और जो इसमें केमिकल ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कंपाउंड या दूसरे के जैसी ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको क्या होता है, बायोआइसोस्टेरिज्म बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, ड्रग डिज़ाइन में ये एक्टिविटी को बढ़ाते हैं जिससे पोटेंसी और टॉक्सिसिटी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, साइड इफ़ेक्ट कम हो जाता है। एग्जाम्पल आपका सल्फोनामाइड है, वो बायोएस्टर है आपके कार्बोक्सिल का, कार्बोक्सिल जो डायूरेटिक्स में यूज़ करते हैं ना। अच्छा अगर नहीं इसको पता है कोई बात नहीं, बट हम इसको कोलॉजी में भी देखेंगे कि कैसे हम डायूरेटिक्स एंड ऑल पढ़ते हैं। तो वो सल्फोनामाइड जो बायोस्टर्स हैं वो कार्बोक्सिलिक को सेम मिमिक करते हैं उसकी एक्टिविटी को डायूरेटिक्स में। फ्लोरीन हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन्स में है जो मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। फिर आपका क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल बायोस्टर्स आते हैं, तो जो क्लासिकल है उसमें एटम्स और ग्रुप जो हैं उनके साइज और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज सेम रहती है। ठीक है, एटम और ग्रुप के साइज और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज सिमिलर है। और नॉन क्लासिकल में वो ग्रुप्स आते हैं जिनके साइज और शेप सेम नहीं है बट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ओरिजिनल ग्रुप जैसी ही है। ठीक है, इसमें सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, एटम और ग्रुप के साइज, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, बट नॉन क्लासिकल में वो सिमिलर साइज एंड शेप में नहीं है बट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उनकी ओरिजिनल ग्रुप जैसी ही है। देन आपका ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो ऑप्टिकल में आप समझिए इनेंशियोमर्स आते हैं, इनेंशियोमर्स को ही हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं जिनका काम है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है एक दूसरे की। ठीक है, मतलब आपके जो एक या एक से ज़्यादा कायरल कंपाउंड या कायरल सेंटर रहते हैं तो उसमें यूजुअली कार्बन एटम रहेगा, साथ ही साथ उसके 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे ही रहेंगे।
जैसे मिरर इमेज होती है ना, कि जैसे यहाँ पे है तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये आपका इस टाइप से कुछ बन सकता है। और बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे इनेंशियो सेलेक्टिविटी है तो उसमें बायोलॉजिकल सिस्टम आपका कायरल है, वहाँ पे एक ही इनेंशियोमर है जो थेरेप्यूटिकली एक्टिव रहेगा, बट जो दूसरा है वो इनएक्टिव रहेगा, लेकिन फिर भी वो एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है। तो ये बायोलॉजिकल इम्पैक्ट में इनेंशियो सेलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक्स में दो इनेंशियोमर्स हैं जिनके दो डिफरेंट अलग अलग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन, आप ऐसे समझिए दो डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट एडीएमई हो सकता है, साथ ही साथ उनकी रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोफाइल भी अलग हो सकती है। ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आता है। फिर आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस, ट्रांस और ईजी आइसोमर्स आता है, जो अराइज होता है किसकी वजह से, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। और किस में होगा आपके, उसमें डबल बॉन्ड रहेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे विद इन रिंग स्ट्रक्चर्स। तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स में डिफरेंस है कि वो मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। इसमें आपका जैसे एक कंपाउंड है फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर जैसे सेम है फॉर एग्जाम्पल है, ये सेम नहीं है, सिस है, देन ट्रांस आपका ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इनेंशियोमर का एग्जाम्पल है ये आपका, वहाँ पे आपका लगा है CH2OH, यहाँ आपका H और यहाँ डबल बॉन्ड O। सेम इनेंशियोमर्स में क्या होगा, और सब चीज़ें सेम रहेंगी, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH इधर चला जाएगा और H यहाँ आ जाएगा और सब सेम रहेगा CH2OH। तो ये क्या है आपका इनेंशियोमर्स, ठीक है, आप ऑप्टिकल इनेंशियोमर्स बोल दो। तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा आपका, ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है, ओके। तो ये डी है, ये एल है, ये आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आते हैं। तो भूलना मत कि मतलब थोड़ा सा उसमें मिरर इमेज आती है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की, सिस एंड ट्रांस की। तो जो आपका जैसे ज्योमेट्रिक है, तो ऐसे मान के चलिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका H आ गया है, ये आपका H, यहाँ पे आपका H3C, यहाँ पे मतलब CH3 एंड यहाँ पे आपका CH3। तो ये क्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, जिसमें हमारा जैसे यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड C, देन आपका H, ये आपका H एंड दिस इज CH3। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 नहीं होता और सिर्फ H होता तो ये आपका आइसोमर नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये आपके ये वाला ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं जो सिस एंड ट्रांस में आते हैं, जिसमें अबव में या कहीं भी सेम हो सामने, तो ये तो हो जाता है हमारा सिस और ये हो जाता है हमारा ट्रांस, ऑलवेज रिमेंबर। और ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। अब कोई नहीं बोलेगा कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्शन रोटेशन की वजह से डबल बॉन्ड के अराउंड या रिंग स्ट्रक्चर के अराउंड जो चीज़ें होती हैं वो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आ जाती हैं। अब रिसेप्टर बाइंडिंग है, जैसे स्पेशल अरेंजमेंट है सिस वर्सेस ट्रांस का, तो ट्रांस का जब भी ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है तो मॉलिक्यूल हमारा रिसेप्टर बाइंडिंग साइट में फिट हो जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा डिफर करेगा, साथ ही साथ उसमें स्टेबिलिटी, फॉर्मुलेशन, बायोअवेलेबिलिटी, मतलब डिफरेंस ज़रूर आएगा। जहाँ तक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो उसमें बायोलॉजिकल इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए ऑप्टिकल आइसोमर्स के और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, ओके।